महाभारत, ये नाम सुनते ही है ना, मन में एक बहुत ही भव्य, एक प्राचीन धार्मिक कथा की तस्वीर उभरती है। एक ऐसी कहानी जो हम सब ने पीढ़ियों से सुनी है, कही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस महाकाव्य को सिर्फ आस्था या कल्पना के चश्मे से ना देखें। मतलब अगर हम इसे एक ऐतिहासिक, एक सामाजिक दस्तावेज की तरह परखें तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। तो इस पड़ताल में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे कि ये सिर्फ एक कहानी से कहीं ज्यादा क्यों है। फिर इसकी जड़ों को खोदेंगे, देखेंगे कि ये कब लिखी गई। सत्ता की राजनीति को समझेंगे, उस दौर के समाज पर एक नज़र डालेंगे, उस भयानक युद्ध की हकीकत को जानेंगे और आखिर में ये देखेंगे कि हजारों साल पुरानी ये विरासत आज भी हमारे लिए क्या मायने रखती है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, महाभारत को समझने के लिए ना सबसे पहले इसके विशाल आकार को समझना जरूरी है। ये कोई सीधी सादी एक लाइन की कहानी बिल्कुल नहीं है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 1,00,000। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। महाभारत में करीब करीब 1,00,000 श्लोक हैं और यही बात इसे इंसानी इतिहास का सबसे लंबा, सबसे विशाल महाकाव्य बनाती है। और ये विशालता आप देखिए सिर्फ लंबाई में नहीं है, इसकी बनावट में भी है। ये महाकाव्य 18 पर्वों या कह लें कि किताबों में बटा हुआ है। हाँ, इसका श्रेय महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है, पर यह किसी एक लेखक की रचना नहीं लगती। इसमें मुख्य कहानी तो है ही, साथ में अनगिनत छोटी छोटी कहानियां हैं, संवाद हैं और इतने गहरे फिलॉसफिकल विचार हैं कि लगता है मानो ये सदियों के ज्ञान का एक पूरा खजाना हो। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि भाई ये महाकाव्य आखिर लिखा कब गया और इसमें जो घटनाएं हैं वो हुई कब। और यकीन मानिए ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल है। इतिहासकारों के लिए ये एक पहेली जैसा है। देखिए, एक थियरी ये है जो ग्रहों की स्थिति के आधार पर कहती है कि युद्ध 3102 ईसा पूर्व में हुआ होगा। वहीं ज्यादातर जो एकेडमिक्स हैं वो भाषा और समाज के हिसाब से इसकी मुख्य कहानी को 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच का मानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि जो इसका फाइनल रूप आज हमारे पास है वो मौर्य काल से कुछ पहले तैयार हुआ। तो इतिहासकार इस गुत्थी को सुलझाते कैसे हैं? असल में दो मुख्य तरीके हैं। एक तरफ है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे हस्तिनापुर और द्वारका जैसी जगहों पर पुरानी सभ्यताओं के अवशेष मिले हैं। इससे जगहों का तो पता चलता है, लेकिन घटनाओं का कोई सीधा सबूत नहीं मिलता। और दूसरी तरफ है लिटरेरी क्लूज, यानी ग्रंथ के अंदर के संकेत जो हमें उस समय के समाज, राजनीति की झलक देते हैं। ये बताते हैं कि ये एक पूरी सभ्यता की याददाश्त है। चलिए अब जरा इसके मूल में चलते हैं, यानी सत्ता का संघर्ष। महाभारत को अगर आप देखें तो ये प्राचीन भारत की राजनीति और शासन कला की एक बेहतरीन केस स्टडी है। तो कुरुवंश के इतने बड़े संघर्ष की जड़ क्या थी? असल में उत्तराधिकार के कोई साफ सुथरे नियम नहीं थे और ये चीज एक पॉलिटिकल टाइम बॉम्ब जैसी थी। सोचिए, जब यही तय न हो कि राजा के बाद गद्दी पर कौन बैठेगा, तो परिवार के अंदर ही दरारें पड़ना और संघर्ष होना तो लगभग तय ही है। और इसी वजह से हम उस द्यूत सभा यानी चौसर के खेल तक पहुंचते हैं। वो सिर्फ एक खेल नहीं था, बिल्कुल नहीं। वो एक सोची समझी राजनीतिक चाल थी, एक पॉलिटिकल कू था। दुर्योधन का लालच और शकुनी की कूटनीति, इन दोनों ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना जिसका असली मकसद सिर्फ और सिर्फ पांडवों से उनका राज छीनना था। इससे पता चलता है कि सत्ता की लड़ाई में छल कपट भी एक बड़ा हथियार था। अच्छा, राजनीति से हटकर अब जरा उस समय के समाज पर नजर डालते हैं। महाभारत हमें एक ऐसे समाज की तस्वीर दिखाता है जहां वर्ण व्यवस्था तो थी, लेकिन वो कोई पत्थर की लकीर नहीं थी। मतलब योग्यता और कर्म की भी अपनी एक बहुत बड़ी जगह थी। और ये बात हमें कुछ किरदारों से साफ पता चलती है। जैसे पहला उदाहरण लीजिए द्रोणाचार्य का। वो जन्म से तो ब्राह्मण थे, पर उनका काम क्या था? एक योद्धा का, एक शाही सैन्य गुरु का। फिर है कर्ण। उनके जन्म को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे, लेकिन अपनी काबिलियत के दम पर वो अपने जमाने के सबसे महान योद्धाओं में गिने गए। और तीसरा उदाहरण है विदुर का। वो एक दासी के पुत्र थे, लेकिन अपनी बुद्धि और समझदारी के बल पर हस्तिनापुर के प्रधानमंत्री और मुख्य सलाहकार बने। तो ये तीनों ही उदाहरण साफ साफ दिखाते हैं कि उस समाज में जन्म के अलावा कर्म और काबिलियत को भी बहुत तवज्जो दी जाती थी। अब आते हैं इस पूरी कहानी के केंद्र पर, यानी कुरुक्षेत्र का महायुद्ध।
चलिए, इसे सिर्फ एक पौराणिक कथा की तरह नहीं, बल्कि इसकी रणनीति और इसके नतीजों के नजरिए से देखते हैं। ये युद्ध चला पूरे 18 दिन और हर दिन एक नया टर्निंग पॉइंट लेकर आया। जैसे कि 10वें दिन भीष्म का पतन हुआ, जो कौरव सेना की रीढ़ की हड्डी थे। 15वें दिन द्रोणाचार्य की मृत्यु ने सेना का मनोबल ही तोड़ दिया। 17वें दिन कर्ण मारे गए और आखिर में 18वें दिन दुर्योधन की हार हुई। दिलचस्प बात यह है कि ये युद्ध नियमों के साथ शुरू हुआ था, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ा, रणनीतिक फायदा उठाने के लिए सारे नियम ताक पर रख दिए गए। और इस सब के बीच कृष्ण की क्या भूमिका थी? अगर हम उनके दैवीय रूप को एक पल के लिए अलग रखकर देखें, तो कृष्ण एक बहुत ही कुशल डिप्लोमैट, एक जबरदस्त स्ट्रैटेजिस्ट और एक पॉलिटिकल बैलेंस बनाने वाले के तौर पर सामने आते हैं। उन्होंने युद्ध से पहले शांति की पूरी कोशिश की और युद्ध के दौरान बिना हथियार उठाए सिर्फ अपने फैसलों से पूरे युद्ध का रुख मोड़ दिया। और जानते हैं, इसी युद्ध के मैदान में महाभारत का सबसे गहरा दार्शनिक संवाद हुआ, भगवद गीता। ये 700 श्लोकों का एक डायलॉग है जो कर्तव्य यानी धर्म, कर्म और मन के संतुलन जैसे मुश्किल विषयों को समझाता है। यह सिर्फ एक धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि जिंदगी जीने की कला सिखाने वाली एक बहुत ही गहरी फिलॉसफी है। तो चलिए अब आखिरी हिस्से पर आते हैं और देखते हैं कि इस प्राचीन महाकाव्य की विरासत आज भी हमारे बीच कैसे जिंदा है। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि गीता के सिद्धांत आज भी कितने प्रासंगिक हैं। मैनेजमेंट की दुनिया में निष्काम कर्म का सिद्धांत, यानी फल की चिंता किए बिना अपने काम पर फोकस करना, आज भी प्रोडक्टिविटी का एक बहुत बड़ा मंत्र माना जाता है। और यही नहीं, साइकोलॉजी और लीडरशिप स्टडीज जैसे मॉडर्न फील्ड्स में भी गीता के सिद्धांतों को पढ़ा और लागू किया जाता है। लेकिन महाभारत हमें एक और बहुत जरूरी बात सिखाता है। युद्ध खत्म होने के बाद जीत का कोई जश्न नहीं था। वहां था तो सिर्फ भारी विनाश, एक पॉलिटिकल वैक्यूम यानी राजनीतिक शून्यता और जिम्मेदारियों का एक बहुत बड़ा बोझ। यह हमें याद दिलाता है कि जंग में असल में कोई नहीं जीतता। और शायद इस पूरे महाकाव्य का सबसे बड़ा सबक यही है। महाभारत हमें कोई बने बनाए जवाब नहीं देता। ये तो हमें सही और गलत, धर्म और अधर्म, कर्तव्य और भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की उस मुश्किल प्रक्रिया को दिखाता है। असल में ये हमें ये नहीं बताता कि क्या मानना है, बल्कि ये सिखाता है कि सोचना कैसे